हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए है, बिल्कुल हिंदी मीडियम के लिए। और कुछ बच्चों का डिमांड आया है कि सर हम लोगों को 2025 के लिए थोड़ा तैयारी करा दीजिए साइंस में। और उन्हीं के डिमांड पर केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बस आपको विश्वास दिलाते हैं, सिर्फ इस वीडियो को देखते रहिएगा, आपका साइंस का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साइंस बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक। जब कार्बन और इसके यौगिक को देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन। कार्बन है क्या? तो कहता है एक तत्व है, साथ में क्या है? यह अधातु है। आप कार्बन कोयला को ले सकते हैं। कार्बन को अगर आप हथौड़ी से पीटते हैं, जैसे ही उसे पीटते हैं वो क्या होता है? ब्रिटल है, वो टूट जाता है टुकड़ों टुकड़ों में। जबकि धातु में आप पढ़े हैं कि उसे पीटने पर आप उसे चादर के रूप में बदल सकते हैं। आप धातु में तार बना सकते हैं, मतलब तन्य है, वो डक्टाइल है। बट आप इसे क्या कर रहे हैं? हथौड़ी मार रहे हैं, टूट जा रहा है। धातु विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन यह विद्युत का कुचालक है। अब यह सवाल आप लोग मत उठाइएगा कि सर ग्रेफाइट, हम लोग ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, क्यों यह विद्युत का सुचालक है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कार्बन। कार्बन को दर्शाया कैसे जाता है? तो कार्बन को लिखा जाता है सी। कार्बन को लिखते हैं सी, नीचे लिखते हैं परमाणु संख्या और ऊपर क्या लिखते हैं? द्रव्यमान संख्या। यहां नीचे हो गया परमाणु संख्या, जिसे जेड से दर्शाते हैं, और ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या, जिसे आप कैपिटल ए से दर्शाते हैं। किसी तत्व को दर्शाने का यही तरीका है, उसका परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। अगर उस पर कोई आवेश है प्लस या माइनस, तो क्या करते हैं? उसे भी लिखते हैं, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और इसी आधार पर इस तत्व में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन है, आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। यह परमाणु संख्या जेड किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो जेड कितना है? यहां परमाणु संख्या 6 है, तो प्रोटॉन भी कितना हो गया? 6। अब कहता है इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इसी आधार पर निकाल सकते हैं। अगर प्लस माइनस चार्ज होता तो हम लोग देखते उसमें कुछ फर्क करते, लेकिन यहां पर प्लस माइनस चार्ज नहीं है। इसका मतलब है यह न्यूट्रल है, मतलब कोई भी आवेश नहीं है। यह कब संभव होगा? जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, और दोनों इक्वल होता है, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन चार्जेस क्या है? इक्वल है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल करता है और इस पर कोई चार्जेस नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी यहां क्या है? 6 है। दूसरा चीज आपको पता है, P प्लस N बराबर होता है A, मतलब प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, यह द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिएगा तो द्रव्यमान संख्या, यहां गौर कीजिएगा, है द्रव्यमान नहीं है, यहां पर क्या है? नंबर है, एक संख्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या है। और संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 गिनती। और यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां दिया गया है 12। प्रोटॉन हमको मालूम है, P के नीचे 6 लिख दे। न्यूट्रॉन हमको नहीं मालूम है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? यह प्लस है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो N बराबर क्या हो गया? 6। आपको पता चल गया इसमें प्रोटॉन कितना है? 6 है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। न्यूट्रॉन भी क्या है? 6 है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जो आवेश वाला है इसको हम लोग बाद में जहां आएगा वहां डिस्कस करते रहेंगे। इसके बाद जब हम लोग कार्बन की बात करते हैं, कार्बन जो शब्द है, कार्बन शब्द है, यह लिया गया है लैटिन शब्द से। लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया है। और कार्बो, कार्बो का अर्थ क्या होता है? कोयला। कार्बो का अर्थ क्या होता है? कोयला। तो कार्बन शब्द लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? कोयला होता है। इसके बाद
अगर कार्बन की बात करेंगे तो हमारे वायुमंडल में कितना है, भूमि में कितना है। कहता है अगर भूमि की बात करेंगे जमीन में तो यह है 0.02%। और अगर बात करेंगे वायु में तो वायु में आपको पता है सब दिन बच्चे से आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितना मात्रा है एटमॉस्फेयर में, 0.03%। इसी को हम लोग लिखते हैं। भूमि में कितना हो गया 0.02% और वायु में 0.03%। कहता है अब कार्बनिक यौगिक क्या है। कार्बनिक यौगिक, एक एक चीज को बिल्कुल समझते चलिएगा। यौगिक किसका यौगिक, कार्बन का यौगिक। कार्बन के यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसका स्रोत क्या है, तो कहता है कि प्लांट्स, पौधे एंड एनिमल्स, जानवर। आप अगर गौर करेंगे तो जितने भी चीजों को आप खा रहे हैं या तो वो प्राप्त हो रहा है प्लांट से या एनिमल से, तो आप कार्बनिक यौगिक को ले रहे हैं। आप अगर कॉटन का कपड़ा पहन रहे हैं, अगर वूलन पहन रहे हैं, सिल्क का पहन रहे हैं, तो ये प्लांट और एनिमल से मिल रहा है, यह भी कार्बनिक यौगिक है। आप जो दवाइयां पेड़ पौधे से प्राप्त कर रहे हैं वो सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी हम लोग पढ़े कि कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधे और जानवर हैं। इसी के आधार पर एक सिद्धांत दिया गया, जीवन शक्ति का सिद्धांत, जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। यह दिया था बर्जीलियस ने, और यह सिद्धांत काफी खतरनाक साबित हो रहा था, क्योंकि बर्जीलियस ने यह साफ साफ बता दिया कि यह जीवन शक्ति का सिद्धांत जो है, कहा कि पेड़ पौधे और जानवरों में एक विशेष शक्ति होती है, जिस शक्ति के आधार पर वह क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। और यह कहने के बाद क्या हो गया, बहुत सारे लोगों का ध्यान भटक गया और इस पर रिसर्च थोड़ा कम हो गया। लोगों को यह लगने लगा कि यह तो प्राकृतिक शक्ति है और पेड़ पौधे और जानवर ही बना सकते हैं कार्बनिक यौगिक को, और यहां रिसर्च नहीं होने लगा। तो कहा गया कि जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस ने क्या कहा, यह एक अदृश्य शक्ति है। यह क्या है, एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति है किसके अंदर होता है, तो यह पौधों के पास होता है। अदृश्य शक्ति पौधों के पास होता है, पौधों तथा जानवरों के पास। जिससे वे कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो परीक्षा में कभी कभी पूछता है कि जीवन शक्ति या जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है, तो बताना है कि जैव शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था। कब दिया था, 1815 में दिया था। और उसमें बताया गया कि पौधों तथा जानवरों के पास एक अदृश्य शक्ति होती है, जिस शक्ति के साथ ही वह कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, यह और दूसरे को उपलब्ध नहीं है। लेकिन बाद में समय बीतता गया और एक व्यक्ति थे ओहलर, WOHLER, ओहलर। यह NH4CNO NH4 अमोनियम साइनेट, जब वो अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे तो उन्हें एक नया यौगिक मिला। देखिए सारा स्ट्रक्चर सेम है, इसको अगर गौर से देखिएगा तो कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन आ गया यहां पर, और दोनों तरफ एक एन इधर, एक यहां है एन, दूसरा एन, एक यहां आ गया, दूसरा यहां, एक 4 है, 2 इधर 2 इधर। और इसी
को क्या कहा गया? इसी को कहा गया यूरिया। यह क्या है? अकार्बनिक है, अकार्बनिक है। यह पेड़ पौधे तथा जानवरों से नहीं प्राप्त था, लेकिन यह क्या हो गया? कार्बनिक यौगिक हो गया। और जैसे ही यूरिया का निर्माण हुआ, यह वाइटल फोर्स थ्योरी का सिद्धांत खारिज हो गया, मतलब समाप्त हो गया, यह टूट गया। क्योंकि प्रयोगशाला में ओहलर ने क्या कर दिया? यूरिया का निर्माण कर दिया। और इसके बाद धीरे 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 बहुत सारे चीज बनने लगे, और आज तो लाखों लाख कार्बनिक कंपाउंड प्रयोगशाला में बन रहे हैं। और जब तक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हो सकता है कुछ कार्बनिक यौगिक की खोज और भी हो जाए। अब हम लोग को देखना है टेस्ट ऑफ कार्बन। कार्बन है या नहीं है, आप कैसे टेस्ट कीजिएगा? तो कार्बनिक यौगिक की संख्या अनलिमिटेड है। कार्बनिक यौगिक जो भी चीज आपके आसपास है, उसमें बहुत सारे कार्बनिक यौगिक है। आपको क्या करना है? कार्बनिक यौगिक को लेना है, कोई भी, इसको क्या करना है? इसको बर्न करना है, जलाना है। जब आप इसे जलाते हैं तो इससे कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यह कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहता है कि जो गैस निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं है, इसे भी आपको साबित करना होगा। तो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसमें ले जाना है? लाइम वाटर में, चूना जल में, चूना जल में। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूना जल से होकर गुजारते हैं तो इसका रंग कैसा होता है? दूधिया हो जाता है। चूना जल का रंग कैसा होता है? दूधिया होता है। और यह साबित करता है कि यह गैस कौन था? कार्बन डाइऑक्साइड था। हम इसको इक्वेशन से समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं चूना का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चूना, जब आप इसे पानी में डालते हैं तो जो कंपाउंड बनता है, जो यौगिक बनता है, वह क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। एक कैल्शियम, ऑक्सीजन 2, एक यहां है, 2 से गुना किए तो 2, हाइड्रोजन 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हिंदी में भी वही लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही चूना जल है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 प्लस CaOH होल 2, यह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, यह चूना जल, तो क्या बनता है? यह कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रंग कैसा होता है? यह एक सॉलिड है जिसका रंग व्हाइट होता है। इसीलिए कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूना जल से होकर गुजारते हैं तो उसका रंग क्या होता है? दूधिया होता है। अगर उसका रंग दूधिया है तो यह साबित कर रहा है वह गैस कौन सा था? कार्बन डाइऑक्साइड था। और इससे पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? कार्बन है, तो टेस्ट ऑफ कार्बन हो गया। इसको बैलेंस कर लीजिए, एक कैल्शियम, कार्बन कितना? एक कार्बन, ऑक्सीजन 2, और यहां 2 से गुना किए 2 2 4, यहां पर 1 है, बच क्या गया? एक ऑक्सीजन बच गया। यहां पर क्या है? एक हाइड्रोजन यहां है, 2 से गुना किए तो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? पानी, वाटर। तो ये रिएक्शन क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड को चूना जल से होकर गुजारने पर इसका रंग दूधिया हो जाता है। यह सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूना जल से गुजारने पर वह दूधिया क्यों होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण इसका रंग दूधिया हो जाता है। अब एक सवाल आता है कि अभी पीछे वाले क्लास में पढ़े थे, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि धीरे धीरे कार्बनिक यौगिक की संख्या लाखों में होते जा रहे हैं, नए नए खोज होते जा रहे हैं। तो इतने सारे कार्बनिक यौगिक को फिर पढ़ना भी तो पड़ेगा, उसको कैसे पढ़ पाएंगे? तो कहता है कि इसको पढ़ने के लिए हम लोग रसायन शास्त्र में एक अलग ब्रांच कर दिए हैं, जिस ब्रांच को क्या कहा गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन।
कार्बनिक रसायन। इसमें कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक का ही अध्ययन करते हैं। यौगिक का अध्ययन करते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आवश्यकता सिर्फ इसलिए पड़ी क्योंकि इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते चले गए कि इनके लिए अलग से एक ब्रांच तैयार करना पड़ा। तो इन सब के बाद एक सवाल यह भी आता है कि कार्बनिक यौगिक लाखों लाख की संख्या में क्यों है, वो लिमिटेड क्यों नहीं है? तो हम लोग एक एक करके उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग उसका वैलेंसी निकालेंगे, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसका संयोजकता निकालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या क्या उसके साथ हो रहा है। जब हम लोग देखें कि कार्बन के बहुत सारे यौगिक हो गए, तो आखिर कारण क्या है कि इतने सारे यौगिक होते जा रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके इसे देखेंगे। हम लोग अभी पढ़े कार्बन को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार। इसका परमाणु संख्या 6 है, प्रोटॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। तो हम लोग देख चुके हैं। हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नहीं निकालते हैं। ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस पर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, इसलिए जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए अगर किसी एटम पर कोई भी आवेश नहीं दिया गया है तो आप जो परमाणु संख्या है उसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दीजिए, चूंकि उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर पढ़े हैं एसपीडीएफ के आधार पर, तो 1s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, फिर 2s में उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, और 2p में 6 ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमको 6 ही है तो 2 2 4 2 6। आप सिंपल, अगर आपको स्कूल में KLMN पर बताया गया है तो यह भी आप इसी आधार पर निकाल सकते हैं। हम लोग इसको अलग से देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, सिर्फ अभी समझिए। चूंकि देखिए यहां SP के पहले जो संख्या दिया गया है, यहां संख्या 1 है, यहां संख्या 2 है, 2 है। इसका मतलब यह पहला कक्ष है या दूसरा कक्ष है, ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग K से दर्शाते हैं, दूसरे को L से, तीसरे को M से, चौथे को N से, या 1 2 3 4। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला है 2। दूसरी कक्षा यह भी और यह भी, तो दोनों मिला के करेंगे 4। और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसे आप क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसका परिभाषा होता है किसी भी तत्व के वाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो वाह्यतम कक्षा कौन हो गया? 1 वाला नहीं होगा, 2 वाला। अगर 3 रहता तो 3 वाला, 4 रहता 4 वाला, जो सबसे बाहर है। और न्यूक्लियस के एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं, 1 2 3 4। तो वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन? तो यहां पर 4 है। तो कहता है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। और अगर 4 से कम रहता संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर 1 2 3 होता तो वो धातु होता। क्या होता? धातु होता। लेकिन यहां 4 5 6 7 ये क्या हो गए? ये अधातु हो गए। हम आपको बताए थे कि यह अधातु है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी यह साबित हो गया कि यह अधातु है। फिर यह कंपाउंड कैसे बनाता है? तो कहता है कि जब यह यौगिक का निर्माण करता है, तो अगर धातु है तो धातु और अधातु के बीच होता तो धातु इलेक्ट्रॉन को देता है और अधातु लेता है। लेकिन यहां पर तो अधातु है, यह धातु तो है नहीं जो देगा। तो इस स्थिति में क्या करता है? यह साझेदारी करता है। यह क्या है? अधातु है। और यह क्या करता है? सहसंयोजक बंधन बनाता है। सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। सहसंयोजक बंधन का निर्माण, जिसे आप इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। आप जो भी हम लिखाते जा रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, वो आप कॉपी पर जरूर लिखेंगे। और कॉपी पर लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। और आप देखते हैं
कि कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो कहता है कि 4 अलग अलग जगहों पर वह बॉन्ड बना सकता है, जिसके कारण बहुत सारे बॉन्ड का निर्माण होता है। तो पहला यह था, पहला क्या है, कार्बन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 4 अलग अलग तत्वों से, 4 अलग अलग बॉन्ड का, बॉन्ड मीन्स बंधन का निर्माण करता है। तो पहला यह हो गया, कार्बन के अधिक कंपाउंड होने का कारण है, पहला है ये कार्बन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और चारों अलग अलग जगह कर सकता है, कहीं पर हाइड्रोजन से कर सकता है, कहीं पर कार्बन से कर सकता है। हम लोग एक एक करके देखेंगे। दूसरा केस, एक स्पेशल प्रॉपर्टी कार्बन में पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इसे आप सेल्फ लिंकिंग कहते हैं। सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग का मतलब हो गया कि कार्बन में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिससे कार्बन स्वतः कार्बन के साथ जुड़ के लंबा कंपाउंड बना सकता है। इसे श्रृंखलन कहते हैं, इसे श्रृंखलन गुण कहते हैं। श्रृंखलन गुण का मतलब हो गया कि एक श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। सेल्फ लिंकिंग, स्वतः जुड़ने की क्षमता, स्वतः जुड़ने की क्षमता। और कार्बन कार्बन के साथ स्वतः जुड़ेगा ही नहीं, स्वतः जुड़ के आप ऐसा कंपाउंड बना सकता है, अगर सीधा जुड़ता चला गया, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रेट चेन, मतलब सीधा श्रृंखला बन रहा है। और याद रखेंगे कार्बन के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 4, तो वो 4 जगहों पर जुड़ेगा, 4 बॉन्ड का निर्माण बनेगा, हमेशा याद रखेंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ये कार्बन एक इधर बना लिया तो 2 और बना सकता है, ये कार्बन 2 जगह पर जुड़ा हुआ है तो 2 और बना सकता है, ये कार्बन 2 जगह पर तो 2, ये 2 जगह जुड़ा हुआ है तो 2, यहां पर भी 2, इस प्रकार का चैन बनेगा। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट चैन हो गया। दूसरा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रांच, शाखा, इसे ब्रांच्ड चैन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ब्रांच्ड चैन कहते हैं। इसमें देखिए शाखा है, यह सीधा जा रहा था और बीच में कहीं से डाल जैसा निकल गया, शाखा हो गया। और शाखा तो अनलिमिटेड हो सकता है, इसमें भी शाखा निकल सकता है, उसमें भी पेड़ की डाल की तरह शाखा निकल सकता है, और अनलिमिटेड शाखा निकल के इसमें अनलिमिटेड कंपाउंड बन सकता है। अब उसी तरह हम आपको बताया कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, बाकी के जगहों पर आप बॉन्ड बना सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस कार्बन के साथ देखिए 1 2 3 बन चुका है, अब एक ही बनेगा, यहां 2 है, यहां पर क्या होगा, 1 2 1 3 और 1 4। इसके अलावा ऐसा भी तो बन सकता है, ऐसा भी तो बना सकता है, इसे कहते हैं क्लोज्ड चैन, क्लोज्ड चैन। अब देखिए 2 जगह यहां पर बन चुका है, 2 और बन सकता है, ये 2 जगह पर जुड़ा हुआ है, 4 हो गया, 2 जगह पर जुड़ा हुआ है, 4 हो गया, इस प्रकार का बॉन्ड बनेगा। तो आपको कहीं से भी परेशानी नहीं आएगा। अभी हम देखें कि इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होने के कारण ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। दूसरा भी पढ़े कैटिनेशन, स्वतः जुड़ने की क्षमता, श्रृंखलन गुण कैटिनेशन कहलाता है। और इससे स्ट्रेट चैन, ब्रांच चैन, क्लोज चैन, हर तरह के चैन का निर्माण कर सकता है। और यही सबसे बड़ा गुण है जिससे अनलिमिटेड चैन का निर्माण हो सकता है। गौर से देखिए ना, पेड़ में कितनी शाखाएं होती है, आप गिन नहीं पाएंगे, उतना ही ज्यादा बनेगा। अब कार्बन के साथ एक विशेष गुण होता है, कहता है कि कार्बन हाइड्रोजन
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि तत्वों के साथ भी बंधन बनाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि सिर्फ चार जगह चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही कारण नहीं है, कैटिनेशन है वही कारण नहीं है। यह कहता है कि हाइड्रोजन के अलावा भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, अलग अलग तत्वों के साथ जुड़कर अलग अलग तत्वों का निर्माण करते रहता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें, छोटा छोटा देखते हैं। अगर यह कार्बन है, यह क्या है, चार जगह हाइड्रोजन से जुड़ गया, एक कंपाउंड हो गया। इस कार्बन का अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, नाम लिखना हो तो कुछ नहीं लिखते, इसका नाम हो गया, एक कार्बन है इसलिए कार्बन वाले को मीथ कहते हैं और ANE लगा दिए तो मीथेन। इंग्लिश में ज्यादा अच्छा से समझ में आ गया, मीथ एक कार्बन और उसमें ANE लग गया, मीथेन। अगर यहां बात करें, दो कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी है, यहां भी, तो दो कार्बन वाले को क्या कहते हैं, इथ कहते हैं। और बता दिए सिंगल बॉन्ड है तो ANE, एथेन कहें। इसी तरह आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 यह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह और भी है, कहता है कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड का ही निर्माण नहीं करता है, इसमें हम लोग एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ते समय द्विबंधन या त्रिबंधन का भी निर्माण करता है। कहता है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का भी निर्माण करता है। कार्बन कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड का ही निर्माण नहीं होता है। अगर इसका एग्जांपल देखना है, ये देखिए कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। हम आपको बताएं कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 ही जगह पर जुड़ सकता है, तो दो तो ऑलरेडी बॉन्ड बना लिया। अब एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए। दूसरा क्या है, यहां दो बॉन्ड बनाएगा तो एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। दो कार्बन वाले को भी बताए, एक कार्बन वाले को मीथ कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, ईथ कहते हैं। इसका नाम क्या हो गया, इथ। और जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पर क्या लगाते हैं, ENE, तो नाम क्या हो गया, इथीन। इथ यह संख्या को दर्शा रहा है और यह बॉन्ड को दर्शा रहा है। इसी तरह क्या हो सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जांपल ले लिए, 3 जगह यहां पर जुड़ा हुआ है तो एक ही जगह और जुड़ सकता है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी क्या है, 2 कार्बन है तो इथ। और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां क्या लगाते हैं, YNE, इथाइन, एथाइन कहलाता है वो। तो कहता है इसी यही कारण है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या अनलिमिटेड है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लाखों की संख्या पहुंच चुकी है, लाखों में। और इसीलिए एक अलग बुक ही डिराइव कर दिया गया है, रसायन शास्त्र को एक अलग शाखा में बांट दिया गया है और कार्बनिक रसायन हम लोग पढ़ते हैं। आप इस सारे चीजों को बड़ा गौर से पढ़ते जाइएगा, रिवाइज करते जाइएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका नंबर बहुत अच्छा आने वाला है। आप चिंता नहीं करें, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के चैनल बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।